बच्चों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी के बीच में होता है। आपको पता होगा, इसने अपने चाचा और ससुर दोनों एक ही व्यक्ति थे, क्योंकि इनके यहाँ इसी तरह की वैवाहिक व्यवस्था है। जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। जब यह अवध का सूबेदार था, तो सूबेदार रहते हुए दक्कन में स्थित देवगिर पर हमला करके अलाउद्दीन ने भारी खजाना जमा किया था। जलालुद्दीन इस खजाने को पाने की आशा में अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा में गया था। उसने अपने अधिकांश सेना को पीछे छोड़ दिया और कुछ अनुयायियों के साथ लेकर के उसने गंगा को पार किया कि उसका भतीजा जो है वो घबराए नहीं उसको देख करके। अपने चाचा का कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन ने सोने चांदी का जमकर खेल खेलते हुए अधिकांश जो कुलीन थे और सैनिक थे उनको अपनी ओर कर लिया। लेकिन कुछ समय तक अलाउद्दीन को अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कुछ चिढ़े हुए अमीरों और कुछ अलाउद्दीन के अपने संबंधियों की बगावत रही। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत ही कठोर और निर्मम ये दोनों तरीके अपनाए। सोने के मोह में जितने सारे सरदार और अमीर इसकी तरफ आकर के मिले हुए थे, तो ये सोचते हुए कि जब ये व्यक्ति उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, इन सब की कत्ल कर देता है, सबकी हत्या कर देता है। अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी कठोर सजाएं देता है। एक इतिहासकार हुए हैं बर्ने, उनके अनुसार यह एक नई प्रथा थी और उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकने के लिए अनेक नियम भी बनाए। उनके भोज या समारोह आयोजित करने पर सुल्तान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। बिना सुल्तान की अनुमति के वो विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। प्रातः मध्य एशियाई कबीलों से संबंध रखने वाले शक्तिशाली कुलीनों के बीच विवाह संबंध गुटबंदियों का और विद्रोहों का आधार बन जाया करता था। ऐसे संबंध बनाने और उनके लिए आयोजित दावतों को हतोत्साहित करने के लिए उसने शराब और नशीली वस्तुओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अमीर जो कुछ कहते थे और करते थे उससे सुल्तान को प्रॉपर खबर दिया जाता था, उसके नॉलेज में वो बातें होती थी। उसने सूचना तंत्र के लिए जासूस सेवा की भी स्थापना की। निर्मम उपायों से अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का हौसला तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरह ताजदार का अधीन कर दिया, यानी सुल्तान के अधीन कर दिया। फिर उसके जीवन काल में कोई भी विद्रोह नहीं होता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से उसके उपाय राजवंश के लिए हानिकारक साबित हुए। पुराना कुलीन वर्ग नष्ट कर दिया गया और नए कुलीन वर्ग को दिल्ली में सत्तारूढ़ होने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने की शिक्षा दी गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि उसके चहेते मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया तथा अमीरों के किसी विरोध का सामना किए बिना उसके दूसरे बेटों को कैद कर लिया था या अंधा बना दिया था। उसके बाद जल्द ही महल के पहरेदारों द्वारा काफूर मारा गया और हिंदू से मुसलमान बन जाने वाला एक व्यक्ति मलिक खुसरो तख्त पर बैठ जाता है। उस समय इतिहासकार खुसरों को इस्लाम के खिलाफ जाने और हर तरह के इस्लाम विरोधी अपराध करने का दोषी ठहराते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुसरो अपने पहले के किसी शासक से बुरा नहीं था। न कभी मुस्लिम अमीरों या दिल्ली की जनता से उसके खिलाफ खुल करके विरोध हुआ। यहाँ तक कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भी उसके तोहफों को स्वीकार करके उसको मान्यता दी थी। इसका एक सकारात्मक पहलू वो था, इससे पता चलता है कि दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्ली विचारों में बहते नहीं थे। किसी भी समर्थ व्यक्ति की अधीनता मानने को तैयार थे, चाहे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कुलीन वर्ग के सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने में सहायता मिली। लेकिन 1230 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बगावत का परचम
बुलंद कर दिया और उन्होंने खुली बगावत की तथा राजधानी के बाहर एक कड़ी जंग में मलिक खुसरो को हराया और उसको मार डाला। अब इस तरह से जो एक भूमिका थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो हम लोगों ने पूरा किया। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प था। फिरोज खिलजी के बड़े भाई मसूद शिहाबुद्दीन का यह पुत्र था। 1990 ईस्वी में अपने चाचा फिरोज खिलजी के राज्यारोहण के अवसर पर अमीर ए तुजुक मतलब सैन्य सज्जा या राजसभा के साज सज्जा का प्रबंधक नामक पद इसको दिया गया। ये अमीर ए तुजुक का मतलब होता है। 1290 ईस्वी में ही मलिक छज्जू और कसली खां कड़िक मानिकपुर का प्रांतपति के विद्रोह के कारण उसे पदच्युत करके उसके स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का प्रांतपति बना दिया गया। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा विजय की। लूट का सारा माल सुल्तान फिरोज खिलजी को दे दिया और इससे सुल्तान खुश होकर के उसे आरिज ए ममालिक यानी रक्षा मंत्री का पद तथा अवध प्रांत का प्रांतपति बना दिया। 1295 से 96 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिर के यादवों के शासक रामचंद्र या रामदेव पर आक्रमण किया। यह दक्षिण का प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। अब सुल्तान के रूप में अगर हम लोग देखें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल होता है। अली गुरशास्प 30 वर्ष की अवस्था में कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन याबुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बना। बाद में उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली स्थित बलबन के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उसने सिकंदर शानी अर्थात सिकंदर द्वितीय का खिताब भी धारण किया और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। दूसरे शब्दों में उसने देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी के बाद सिकंदर शानी का खिताब धारण किया। अपने शासन के आरंभ में उसने मिलीजुली सरकार का संगठन किया जिसके 3 वर्ग थे। पहला वर्ग दास वंश का वे अमीर जो अब भी पदों पर नियुक्त थे। दूसरा वर्ग जलालुद्दीन खिलजी के वे अमीर जो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे और तीसरा वर्ग वे अमीर जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने खुद नियुक्त किया था। मुल्तान पर अधिकार मुल्तान पर अधिकार 1296-97 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की तात्कालिक समस्या थी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के परिवार के शेष सदस्य का सफाया। ये शेष 1296-97 ईस्वी में उसने 2 विश्वसनीय सेना नायकों उलुग खां और जफर खां के नेतृत्व में सेना को मुल्तान भेजा। मुल्तान पर अधिकार कर लिया गया और अरकली खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, मलिक जहां व अन्य जलाली बंदी बना लिए गए। उलुग खां को मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया गया। मंगोलों पर अगर आक्रमण की बात करें तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये 1297 से 1307 ईस्वी के बीच में। 1297-98 में कादर ने सीमांत प्रदेश पर आक्रमण किया। सामना करने के लिए सेनापति उलुग खां को जफर खां के साथ भेजा गया। कादर व उलुग खां के बीच जारन मंजूर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और जिसमें उलुग खां विजयी रहा। 1299 ईस्वी में साल्दी के नेतृत्व में सिविस्तान या सिवी पर किया गया हमला नाकाम रहा। 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा कादर का पुत्र था। ये 20 तुमान सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए कूच किया। दूसरी तरफ मंगोलों ने भी उलझना बेहतर नहीं समझा क्योंकि उन लोगों का मकसद था राजधानी दिल्ली पर कब्जा और तुर्की सल्तनत का खात्मा करना। मंगोलों ने दिल्ली में खाद्य आपूर्ति में बाधा डाली। परिस्थिति विषम होते देख जमींदारों ने सुल्तान को रक्षात्मक युद्ध करने की सलाह दी। जवाब में सुल्तान ने कहा कि कहावत मशहूर है कि तुम ऊंट की चोरी करने के बाद यह आशा नहीं कर सकते कि अनदेखे ही गायब हो जाओ। केली नामक स्थान पर मंगोल सेना व दिल्ली सेना का मुकाबला हुआ जिसमें
अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ और मंगोल सेनाएं पीछे हटी और लौटते हुए अपने देश को लौट गई। लेकिन इसी युद्ध में जफर का मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। 1303 ईस्वी में तारगे के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की दूसरी बार घेराबंदी की। 40 दिन की घेराबंदी के बाद तारगे लूट के माल के साथ अपने देश वापस लौट गए। 1305 ईस्वी में तारगी, तरताक एवं अली बेग के नेतृत्व में मंगोल आए, लेकिन इस बार उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र व दिल्ली को छोड़ते हुए दोआब पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के काबिल सेनानायकों ने आक्रमण का सफलतापूर्वक दमन कर दिया। 1306-7 ईस्वी में एक सामूहिक सेना के बजाय 3 दलों के 3 सेनाध्यक्षों इकबाल मंदा, ताइबू एवं कोबाक के नेतृत्व में मंगोल आए। सीमांतवर्ती क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष सेना नायकों ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया। प्रायः समस्त मंगोल सेना नष्ट कर दी गई। गुजरात विजय 1299 ईस्वी, ये शासक कर्ण बघेला थे। चूंकि माधव कर्ण बघेला के मंत्री की पत्नी को कर्ण बघेला ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था, इसलिए माधव दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगने गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। अचानक आक्रमण से कर्ण बघेला घबरा गया और भाग गया। नतीजतन उसकी पटरानी कमला देवी अन्य महिलाएं शत्रुओं के हाथ पड़ गई। राजधानी अन्हिलवाड़ा के साथ अन्य नगर भी लूटे गए। प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार काठियावाड़ राजधानी अन्हिलवाड़ा के चालुक्य सोलंकी शासक कुमारपाल 1143 से 74 ईस्वी में करवाया था, विध्वंस कर दिया गया। कर्ण बघेला पहले देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र की शरण में रहा। बाद में रामचंद्र की सहायता से बगलाना गुजरात का दक्षिणवर्ती प्रदेश में स्थापित हो गया। 1306-7 में बगलाना पर अलाउद्दीन ने अधिकार कर उसे बेदखल कर दिया। गुजरात का शासन अलप खां, ये अलाउद्दीन खिलजी का साला था, उसको सौंप दिया गया। 9 मुस्लिमों का अगर विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ। गुजरात को लूटने के बाद जब शाही सेना दिल्ली वापस आ रही थी तो मार्ग में मुख्यतः 4 मंगोल अधिकारियों मोहम्मद शाह, कामरू, यचलक और बुर्राक, जो मुसलमान बन गए थे और लूट की संपत्ति को सुल्तान को सौंपना नहीं चाहते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, पर विद्रोह नाकाम रहा। जैसलमेर पर विजय। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कुछ घोड़े चुराने के कारण सुल्तान ने जैसलमेर के शासक दोदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया। रणथंभौर विजय 1300 और 1301 ईस्वी में चौहान शासक हमीर देव शेष ने किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब यह खबर मिली तो वह खुद एक सेना लेकर रणथंभौर की ओर बढ़ा, किंतु उसके पहले कि वह रणथंभौर पर विजय कर पाता, उसे 3 विद्रोह झेलने पड़े। पहला विद्रोह उसके भतीजे अकद खान ने शिकार करने के समय निकला, लेकिन असफल रहा। दूसरा विद्रोह उसके भांजे उमर व मंगू, जो क्रमशः बदायूं व अवध के शासक थे, उन्होंने विद्रोह किया, पर वे भी असफल रहे। और तीसरा विद्रोह हाजी मौला ने किया। हाजी मौला दिल्ली का कोतवाल बनने का इच्छुक था, किंतु उसकी इच्छा खटाई में पड़ गई, क्योंकि सुल्तान ने कोतवाल अलाउ उल मुल्क की मृत्यु से हुए रिक्त पद पर तिरमिजी को नियुक्त कर दिया। हमीर एवं उसके वंश के सभी वीर वीरगति को प्राप्त हुए तथा महिलाओं ने जौहर कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रणथंभौर राजस्थान का सबसे मजबूत किला था। समसामयिक लेखकों द्वारा जौहर व्रत का यह पहला विवरण मिलता है। अमीर खुसरो भी इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था, जिसने रणथंभौर किले का सजीव चित्रण किया है और इसकी लागत के बारे में बताया है। इस प्रकार 1301 ईस्वी में रणथंभौर का सुल्तान अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। उलुग खां को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया गया। चित्तौड़ विजय 1302 और 3 ईस्वी में मेवाड़ के शासक रत्नसेन से चित्तौड़ विजय किया गया। चित्तौड़ विजय की घटना के 237 वर्षों के बाद 1540 ईस्वी में पहली बार उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य कृति पद्मावत में किया है। पद्मावत में इतिहास और कल्पना का घालमेल है, इसलिए इसके आधार पर किसी घटना का ऐतिहासिक दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने में सफल हुआ
जिसे अब तक कोई सुल्तान नहीं जीत सका था। अलाउद्दीन के अवयस्क पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। कुछ समय के उपरांत किले का भार रत्नसेन के एक रिश्तेदार को सौंप दिया गया। मालवा विजय 1305 और 6 ईस्वी में होता है। सुल्तान अलाउद्दीन ने मालवा विजय के लिए एनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसके महलक देव एवं उसके सेनापति हरनंद को पराजित किया। शिवाना विजय 1308 में किया। शासक वहाँ के शीतल देव थे, उनसे। जालौर विजय 1311 ईस्वी में किया। ये चौहान वंशी शासक कान्हर देव थे, उनसे। इस प्रकार 1311 तक अलाउद्दीन खिलजी कश्मीर, नेपाल, असम को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर अधिकार कर चुका था। अलाउद्दीन के अगर दक्षिण अभियान की बात करें बच्चों, तो 1307 से 12 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसने विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। देवगिरी का आक्रमण 1307-8 ईस्वी में किया। रामचंद्र और उसका पुत्र सिंहड़ शंकर देव थे। देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र ने अपने बेटे सिंहड़ के कहने पर आकर पिछले आक्रमण के समय हुई संधि का उल्लंघन किया और 1306 ईस्वी में वार्षिक कर दिल्ली नहीं भेजा। इस प्रकार देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जब सुल्तान खिलजी मलिक काफूर को इस अभियान पर भेज रहा था, तो अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी कमलावती, गुजरात के कर्ण बघेला की भूतपूर्व पत्नी, ने सुल्तान से अपनी पुत्री देवल रानी, जो इस समय कर्ण बघेला के पास थी, को दिल्ली मंगवा लेने की प्रार्थना की। मलिक काफूर के सहयोग के लिए गुजरात से अलप खां एवं मालव के एनुल मुल्क मुल्तानी भी उसके साथ हो लिए। मलिक काफूर बगलाना पहुंचा, जहां कर्ण बघेला स्थापित था। मलिक काफूर ने कर्ण बघेला को सुल्तान का आदेश भिजवाया, पर कर्ण बघेला देवल रानी को सौंपने से इनकार कर दिया और 2 महीने तक सफलतापूर्वक मुकाबला किया। मलिक काफूर अलप खां को कर्ण बघेला को खत्म करने का जिम्मा सौंप खुद देवगिरी की ओर बढ़ गया। जिस वक्त भिल्लम कर्ण बघेला से मिला, उस वक्त कर्ण बघेला अलप खां से परिवार समेत जान बचाता फिर रहा था। मौके की नजाकत को देख कर्ण बघेला ने देवल रानी को भिल्लम के हाथों सौंप दिया, किंतु भिल्लम अलप खां के सैनिकों के हाथ लग गया। नजदीकस्तन देवल रानी दिल्ली पहुंचा दी गई, जिसका बाद में 1315 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां से विवाह हुआ। दोनों के प्रेम पर अमीर खुसरो ने एक मसनबी देवल रानी खिज्र खां, जिसे आसिका भी कहा जाता है, उसकी रचना की। फिर रामचंद्र जीवन पर्यंत अलाउद्दीन के प्रति वफादार बना रहा। वारंगल पर आक्रमण 1309-10 ईस्वी में किया। वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, चूँकि इसके पूर्व भी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जौना खो को वारंगल पर आक्रमण करने पर भेजा था, जो असफल होकर लौटा था। इसलिए इस बार विशेष सतर्कता बरती गई। मलिक काफूर देवगिरी की मदद ली और प्रताप रुद्रदेव को परास्त करने में सफल हुआ। मलिक काफूर बहुत सा धन लेकर दिल्ली लौटता। कहते हैं कि इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया, जिसने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। कोहिनूर की कहानी प्रताप रुद्रदेव, फिर मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, विक्रमादित्य की रानी हुमायूं, शाह तमस पापीरान को मिला, फिर बुरहान निजाम शाह हुए, फिर जुमला को मिला, फिर शाहजहां को, फिर औरंगजेब को, फिर मोहम्मद शाह रंगीला को, फिर नादिर शाह ईरान को, फिर शाहरुख मिर्ज़ा को ईरान के, फिर अहमद शाह अब्दाली को जो अफ़गानिस्तान के, शाह शुजा जो अफ़गानिस्तान के, फिर रणजीत सिंह पंजाब को मिला, फिर दिलीप सिंह पंजाब को मिला। इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार के पास में चला गया। कोहिनूर का मूल नाम था शमांतिक मणि। कोहिनूर नामकरण नादिर शाह का किया हुआ है। इसे हीराओं का सम्राट एवं सम्राटों का हीरा भी कहा जाता है। द्वार समुद्र पर आक्रमण किया 1310 से 11 ईस्वी के बीच में। वहाँ का शासक वीर बल्लाह तृतीय था।
बीरबल्लाह तृतीय पराजित हुआ और वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। फिर मदुरा, जिसको माबर भी कहा जाता था, वहाँ पर आक्रमण 1311 ईस्वी में किया। वहाँ पर वीर पांड्यों का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में पहली बार तुर्क सत्ता का विस्तार किया तथा साम्राज्यवादी विस्तार का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिससे उसके उत्तराधिकारी शासकों की नीतियों को भी प्रेरित किया। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के पश्चात 1000 वर्ष के अनंतर पहली बार उत्तरी भारत के किसी शासक ने दक्षिणी भारत के राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। 9 मुस्लिमों का संहार करता है 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन का अंतिम समय अगर बात करें 1316 ईस्वी में आता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अंतिम दिनों में इस्तिका जलोदर रोग बरनी के अनुसार हो गया था। उसने मलिक काफूर को मलिक नायब मतलब रेजिडेंट या वैयक्तिक प्रतिनिधि बना दिया गया एवं सल्तनत के सभी मामलों का फैसला उस पर छोड़ दिया गया। मलिक काफूर ने अपने प्रतिद्वंदी अलप खां की हत्या करवा दी, जो गुजरात का राज्यपाल हुआ करता था। सिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु मलिक काफूर ने खिज्र खां को बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दिया। मलिक काफूर ने दरबार के सब प्रमुख व्यक्तियों की सभा की तथा अलाउद्दीन खिलजी की 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया और उसका रेजिडेंट बन गया। किंतु मलिक काफूर की मनमानी भी बहुत दिनों तक नहीं चली, क्योंकि उसी वर्ष 1316 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई और मलिक काफूर की हत्या के बाद शिहाबुद्दीन उमर का रेजिडेंट उसका भाई मुबारक शाह खिलजी बना दिया गया। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 ईस्वी तक शासन करता है। शुरुआती 2 महीने तक मुबारक शाह खिलजी अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर का रेजिडेंट बना रहा, किंतु जल्द ही 18 अप्रैल 1316 ईस्वी को सुल्तान बन बैठा। उसने उल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह खिलजी एक जन्मजात यौन विकृत था। वह समलिंग कामी एवं इतर लिंग कामी दोनों ही था। उसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुष की संगत पसंद थी। कभी कभी वह नंगे होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उसकी समलिंग कामी वासनाएं उसके पतन का कारण बनी। मुबारक खिलजी 2 सगे भाइयों मुबारक हसन और हुसामुद्दीन हसन, जो बरादू नामक लड़ाकू जात के थे, गुजरात के आसपास के थे और हिंदू शासकों के यहाँ अंगरक्षक का कार्य करते थे, पर पूरी तरह फिदा था। खासकर अपने हमनाम मुबारक हसन पर तो इतना फिदा था कि खुलेआम उसका आलिंगन और चुंबन किया करता था। मुबारक खिलजी ने मुबारक हसन को खुसरो खां की उपाधि दी और अपना मलिक नायब नियुक्त किया। मुबारक खिलजी ने गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी के तमाम नियम जो जनता को अप्रिय लगते थे या तो बदल दिए या ढीले कर दिए। गुजरात का दमन 1316 ईस्वी में करता है। मुबारक खिलजी ने गुजरात दमन करने के लिए अपनी सेना को गुजरात अभियान पर भेजा, जो सफल रहा। देवगिरी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण 1318 ईस्वी में। सुल्तान मुबारक खिलजी खुद देवगिरी के विद्रोह के दमन के लिए गया था। देवगिरी के शासक हरपाल देव को उसने परास्त किया। शेख निजामुद्दीन औलिया से झगड़ा होता है उसका। सुल्तान मुबारक खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने के लिए 1 से 1 टंटे इस्तेमाल किए, किंतु अंततः सुल्तान की ही हत्या हो गई और यह खेल खत्म हो गया। सुल्तान की हत्या 1320 ईस्वी में होता है। जहारिया नामक बरादू ने सुल्तान का कत्ल कर दिया था। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया और राजमहल पर बरादुओं का कब्जा हो गया। मुबारक हसन खुसरो 1320 ईस्वी में मुबारक हसन खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। बरादुओं की मदद से मुबारक हसन सुल्तान भी बन गया, लेकिन 4 महीने में ही उसका भी पतन हो गया। चूँकि मुबारक हसन मूलतः हिंदू धर्म के बरादू जाति का था, इसलिए बरादुओं को महत्वपूर्ण पद दिए। इससे अलाई सरदारों में असंतोष फैलने लगा और उन्होंने गाजी मलिक, बाद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में षड्यंत्र कर सुल्तान मुबारक हसन की हत्या करवा दी। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी का कोई पुरुष वंशज नहीं बचा था, इसलिए अमीरों ने गाजी मलिक से सुल्तान बनने की प्रार्थना की।
थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद गाजी मलिक मान गया और गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के उपाय धारण करके सुल्तान बनता है। अब अगली बार जब हम लोग लेक्चर लेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का राजनीतिक आदर्श, ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके शासन प्रबंध पर चर्चा करेंगे। ये अगला लेक्चर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।